आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने 12 साल तक भारत को यूरेनियम देने से इनकार क्यों किया था और अब भारत ने ऐसी कौन सी शर्तों को मान लिया है जिसके बाद दोनों देशों के बीच ये स्ट्रेटेजिक डील फाइनली साइन हो गई है। ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ में भारत में गिरफ्तार हुए अमेरिकन सिटीजन ने तिहाड़ जेल को लेकर क्या डिमांड रख दी है जिसकी काफी चर्चा हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही गलवान इंसिडेंट के बाद चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाली भारत सरकार ने अचानक से कौन सा एक बहुत ही बड़ा प्रपोजल अप्रूव कर लिया है, इसके पीछे कौन सी डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भी और भी काफी सारी मेजर जियोपॉलिटिक अपडेट आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के बारे में, क्योंकि पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया विजिट के दौरान जो यूरेनियम की डील साइन हुई है उससे संबंधित आ रही एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जिसको काफी सारे मीडिया चैनल्स कवर कर रहे हैं। 12 सालों के लंबे इंतजार और टफ नेगोशिएशंस के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम सप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस रखी हैं, उसके बाद ही भारत को यूरेनियम दिया गया है। रॉयटर्स, बीबीसी और सीएनएन समेत कई सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने भी इसको रिपोर्ट किया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को डर था कि उनका जो यूरेनियम भारत खरीद रहा है कहीं वो भारत अपने लिए न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर ले। भारत काफी लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की मांग कर रहा था, लेकिन यही एक सबसे बड़ी अड़चन थी जो बीच में आ रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया केवल भारत की अश्योरेंसेस के बेसिस के ऊपर अपना यूरेनियम सप्लाई नहीं करना चाहता था। भारत तो हमेशा से कहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम का इस्तेमाल सिविल पर्पस यानी कि बिजली बनाने और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ही करेंगे, लेकिन सामने से ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मैकेनिज्म डिमांड कर रहा था जिसकी मदद से वो ये सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा सप्लाई किया जा रहा यूरेनियम भारत में केवल सिविलियन पर्पस और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए, और जब चाहे उनके पास इस चीज को चेक रखने के लिए एक तरीका हो। ऑस्ट्रेलिया का ये रूल सिर्फ भारत के लिए नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जिस भी देश को यूरेनियम सप्लाई करता है उन सबसे ये एश्योरेंस लेता है कि उनका न्यूक्लियर वेपन में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि ऑस्ट्रेलिया को पता कैसे चलेगा कि भारत ने यूरेनियम का गलत इस्तेमाल किया है या फिर कहीं उसको अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में डाइवर्ट तो नहीं कर दिया है। मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक पूरा न्यूक्लियर अकाउंटिंग और ट्रैकिंग सिस्टम बना लिया है, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया अपने यूरेनियम की हर एक शिपमेंट का रिकॉर्ड रखेगा और भारत को भी हर शिपमेंट का एक डिटेल हिसाब देना होगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड के तहत भारत अपनी सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर वेरिफिकेशन और मटेरियल अकाउंटिंग की परमिशन भी देता रहेगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया सीधा तो भारत के मिलिट्री बेसिस या न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की चेकिंग तो नहीं करेगा, लेकिन जितना भी ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम होगा उसका रिकॉर्ड, मूवमेंट और यूज भारत के अंदर इंटरनेशनल सेफगार्ड्स के थ्रू ट्रैक किया जाएगा। अगर कभी एग्रीमेंट की शर्तें तोड़ी गई, ऑस्ट्रेलिया को यह महसूस हुआ कि उनके द्वारा सप्लाई किया जा रहा यूरेनियम भारत द्वारा अनऑथराइज्ड जगह डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर उस केस में ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम की सप्लाई को फ्यूचर में रोक सकता है और इस डील को बीच में ही तोड़ सकता है। अब इस एग्रीमेंट की खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम सिर्फ उन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के सेफगार्ड्स के अंडर रजिस्टर्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स IAEA के साथ रजिस्टर्ड होते हैं उनकी टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस होती हैं। IAEA के ऑफिशियल्स आकर ये देखते हैं कि किसी भी सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर में कितना यूरेनियम आया है, कितना इस्तेमाल हुआ है और कितना बचा हुआ है। इंटरनेशनल टीम ये सारा हिसाब किताब करती है और वेरीफाई करती है ताकि न्यूक्लियर मटेरियल को छुपके से मिलिट्री प्रोग्राम या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल या डाइवर्ट ना किया जा सके। इसलिए ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि भारत उनका यूरेनियम केवल उन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करे जिनको भारत ने IAEA के साथ रजिस्टर करवा लिया है, क्योंकि उनकी इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी करती है जो यहाँ पर IAEA के ऑफिशियल्स हैं, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया की ये शर्तें मान ली हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साल 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टॉनी एबॉट ने यूरेनियम सप्लाई करने के लिए सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की एक भी शिपमेंट भारत नहीं आ पाई थी, क्योंकि उस एग्रीमेंट में ट्रैकिंग और वेरिफिकेशन अरेंजमेंट्स स्ट्रांग नहीं थे और दोनों देशों के बीच ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बन पाया था जिससे ऑस्ट्रेलिया ये सुनिश्चित करे कि उनका यूरेनियम भारत में केवल सिविल पर्पस और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्फिडेंस नहीं आया तो इसलिए उन्होंने डील साइन करने के बाद भी यूरेनियम नहीं दिया। गुड न्यूज ये है कि अब ये ट्रैकिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम बन गया है और फाइनली 12 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करने के लिए रेडी हो गया है। रिसर्च करते समय एक और इंटरेस्टिंग डेटा हाथ लगा।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में यूरेनियम की टोटल जितनी भी कंजप्शन हो रही है, सिविल पर्पस, मिलिट्री पर्पस प्लस इंडस्ट्रियल, सारी जगह यूरेनियम की जो टोटल कंजप्शन है उसमें अराउंड 70 से 75% हमको फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि 25 से 30% के अराउंड यूरेनियम हम देश के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं। कहने का मतलब है कि क्रूड ऑयल और गैस की तरह यहाँ पर भी हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर काफी डिपेंडेंट है और आगे आगे भारत में जितने ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनेंगे उतना हमको और यूरेनियम चाहिए होगा। इसलिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये न्यूक्लियर डील्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, जो कि सक्सेसफुली साइन हो गई हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है म्यांमार और मिजोरम के उस केस से संबंधित जिसमें 6 यूक्रेनियंस और एक यूएस सिटीजन अरेस्ट हुए थे। आपको याद होगा भारत की सेंट्रल एजेंसीज ने 13 मार्च को 6 यूक्रेनियंस और एक यूएस सिटीजन को अरेस्ट किया था, जिनके ऊपर आरोप थे कि ये मिजोरम के रास्ते इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर इलीगली म्यांमार गए थे और वहां पर इन्होंने वहां के रिबल ग्रुप्स को ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी थी और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट भी उनको सप्लाई किए थे। ये टोटल 14 यूक्रेनियंस थे, जिसमें से 6 अरेस्ट हुए हैं और बाकी पकड़े नहीं गए थे। इनके साथ एक यूएस सिटीजन मैथ्यू वैन डायक भी अरेस्ट हुआ था। इन सब के ऊपर भारत में अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत केस फाइल किया गया है। अब इस केस से संबंधित एक नई अपडेट आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से जो एक यूएस सिटीजन है मैथ्यू वैन डायक, इसने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से शिकायत की है कि तिहाड़ जेल का जो खाना है वो काफी ऑयली है, ग्रीसी है और स्पाइसी है। अमेरिकन सिटीजन होने के नाते ये भारत की डाइट का आदी नहीं है, इसलिए ये रिक्वेस्ट करता है कि कोर्ट इसके लिए अलग से फूड आइटम्स और किचन यूटेंसिल्स यानी बर्तनों और खाना बनाने का सामान प्रोवाइड करने का प्रावधान करे। इसने कोर्ट में फूड आइटम्स की एक लिस्ट भी सबमिट की है जो इसको रेगुलरली चाहिए, जिसमें लेंटिल्स, रेड मीट, चिकन, फिश, श्रिम्प, पास्ता, अनकुक्ड नूडल्स, राइस, पोटैटोस, अनियंस, बीन्स, स्पाइसेस, ब्रेड, बटर, ऑलिव ऑयल और टोन मिल्क, साथ में सोया मिल्क और बॉटल वाटर भी शामिल है। ये तिहाड़ जेल के अंदर अपना खाना खुद बनाना चाहता है। इसका कहना है कि इसके मील्स और ये फूड आइटम्स और इन सब चीजों का जितना भी एक्सपेंस आएगा, जितना भी टोटल खर्च होगा, ये उसको पे करने के लिए भी रेडी है। सारा खर्चा ये खुद ही उठाएगा। मैथ्यू वैन डायक ने कहा है कि वो तिहाड़ जेल में पिछले 50 दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर है। 6 मई से वो हंगर स्ट्राइक के ऊपर है, जिसकी वजह से उसका 14 किलो का वेट लॉस हो गया है, यानी 14 किलो वजन उसका कम हो गया है और न्यूट्रिशन की कमी के कारण उसको विजन लॉस भी हो रहा है, यानी उसकी नजरें कमजोर हो रही हैं। इसके साथ ही उसने कहा है कि उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और इम्यूनिटी में भी भारी गिरावट आई है, इसलिए उसको तिहाड़ जेल के अंदर ही किचन वाली फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और वो अपना खाना खुद बनाना चाहता है। ये कहना है मैथ्यू वैन डायक का। अब इसके ऊपर कोर्ट क्या फैसला करती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने चाइनीज कंपनी वीवो और इंडियन कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इन दोनों की जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप को अप्रूवल दे दिया है। जॉइंट वेंचर में 51% का स्टेक भारत की डिक्सन टेक्नोलॉजीज के पास होगा, जबकि 49% यानी माइनॉरिटी स्टेक चाइना की वीवो कंपनी के पास है। इसका मतलब है कि कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में भारत की कंपनी का ही फाइनल फैसला होगा। दोनों कंपनीज मिलकर अब भारत में स्मार्टफोन्स और बाकी कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करेंगी। और सिर्फ वीवो के फोन्स और डिवाइसेस नहीं, बल्कि वीवो की पेरेंट कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर जो बाकी ब्रांड आते हैं, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, iQOO, इन सब के स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी अब इसी जॉइंट वेंचर के अंडर भारत में मैन्युफैक्चर हो पाएंगी और यहाँ से एक्सपोर्ट भी की जाएंगी। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी और प्रेस नोट 3 के जरिए चाइना से जुड़ी हर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए सरकारी अप्रूवल जरूरी होता था। इसी वजह से वीवो और डिक्सन कंपनी का ये जॉइंट वेंचर का प्रपोजल भी काफी समय से सरकार द्वारा अप्रूवल का इंतजार कर रहा था। और मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग साल 2024 के दिसंबर महीने में दोनों कंपनीज ने एक बाइंडिंग टर्म शीट साइन की थी और आज साल 2026 में जाकर सरकार से अप्रूवल मिला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रिसेंटली जो अमेरिका, कनाडा और यूरोप के स्पेन में जो इंडियन ओरिजिन की सिंडिकेट क्राइम गैंग के खिलाफ रेड हुई थी, जिसमें बिश्नोई गैंग से संबंधित कुछ आरोपियों को भी अरेस्ट किया गया था, उस केस से संबंधित एक नई अपडेट आ रही है। द इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। न्यूज आ रही है कि ऑपरेशन हार्ड बॉल से पहले अमेरिका की एजेंसीज और यूएस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स ने भारत की एजेंसीज के साथ कई सारी मीटिंग्स कंडक्ट की थी। उन मीटिंग्स में भारत ने अमेरिका को लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोडारा, जग्गू भगवानपुरिया और इनके एसोसिएट्स की एक लिस्ट शेयर की थी। एविडेंस के साथ भारत के पास जो इनके नाम और हाइडआउट्स की जानकारी थी, वो सब भारत की एजेंसीज ने अमेरिका के साथ साझा की थी। पिछले साल नवंबर महीने में अमेरिका ने भारत की एजेंसीज की रिक्वेस्ट के ऊपर अनमोल बिश्नोई नाम के गैंगस्टर को डिपोर्ट कर भारत भेज दिया था।
भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक इसके ऊपर आरोप थे कि इसने महाराष्ट्र के एनसीपी के लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लॉटिंग करी थी। अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट करने के बाद भारत और अमेरिका की एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन काफी इंप्रूव हो गया है और दोनों देशों की एजेंसीज एक दूसरे की मदद कर रही हैं। आई होप कि सिंडिकेट गैंग्स के साथ साथ खालिस्तान वाले मसले के ऊपर भी अमेरिका की एजेंसीज इसी तरह से भारत के साथ कोऑपरेशन दिखाएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। दरअसल बांग्लादेश में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को वापस लाने का मसला एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि शेख हसीना को भारत से वापस लाने के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो सरकार ने अभी तक बंद नहीं किए हैं और आज भी बांग्लादेश की सरकार यानी तारिक रहमान की गवर्नमेंट लगातार भारत के साथ डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एंगेज कर कोशिश कर रही है कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर वापस बांग्लादेश लाया जाए और वो वहां पर ट्रायल फेस करें। बांग्लादेश की स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स शमा उबैद इस्लाम ने मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी, जिसमें शमा उबैद इस्लाम ने यह भी कहा कि हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में कोई भी कमी नहीं आई है। प्रोसेस लगातार चल रहा है और इस तरह के प्रोसेस में टाइम लगता है।